16.4 और ये जो एक्सरसाइज है दिस इज very important from examination point of view because a question of 4 marks is given from this exercise always. 100% श्योरिटी के साथ आपको एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से जरूर मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। और ये जो टॉपिक है दिस इज वेरी मच लिंक्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हालांकि यहाँ एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो डिपेंडेंसी वाले भी आएंगे। अब आपको खुद यहाँ जज करना होगा कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो डिपेंडेंसी का है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। यू हैव टू जज योरसेल्फ। अलग से आपको क्वेश्चन में लिख कर नहीं देंगे कि यहाँ इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, यहाँ इवेंट्स डिपेंडेंट हैं और आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए। नथिंग ऑफ दिस टाइप विल बी गिवन टू यू। यू हैव टू मेक योर ऑन डिसीजंस रिगार्डिंग द क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ध्यान से स्टेटमेंट्स को देखना है और स्टेटमेंट्स को देखकर समझकर उसके हिसाब से उसको कैरी आउट करना है। You may consider this exercise as a mixed bag regarding the topics covered in first, second and third exercise. जो previous 3 exercises में हमने study किया था, एक तरह से उससे related mixed bag है जो कि यहाँ exercise 15.4 में दिया जा रहा है। The main topic is connected with independent experiments. जो हमने पहले पढ़ा था, earlier we had studied about independent events और हम एक सिंगल रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते थे और उस सिंगल रैंडम एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड 2 इवेंट्स ए और बी अगर हमें दिए गए हैं तो हम उनको इंडिपेंडेंट, जैसे होने का बी के होने पर कोई इफेक्ट नहीं आता। अगर ऐसा है देन वी से दैट द 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने की है ऑलरेडी। और दूसरी जो चीज थी वो ये थी कि यहाँ पर एक बात मैंडेटरी रहती थी और वो मैंडेटरी थिंग ये थी कि जो इवेंट्स हैं वो एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होते थे। नाउ इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज व्हिच आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे, the events may be from 2 different experiments also. ठीक है, तो जो 15.3 में हमने कॉन्सेप्ट किया that was regarding independent events. Now I am going to discuss about independent experiments. 2 experiments हमें दिए जाएं और हम कहें कि वो एक्सपेरिमेंट्स इंडिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं, तो ऐसा कब होगा जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम लें, उसका एक इवेंट हमने लिया ए, फिर हमने सेकेंड एक्सपेरिमेंट को कंसिडर किया, उसका इवेंट लिया बी। 2 एक्सपेरिमेंट्स का मतलब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स में भी देयर। जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी कनेक्टेड विद द टॉसिंग ऑफ अ डाई, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में भी कनेक्टेड विद द टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। ठीक है, या फिर कार्ड से रिलेटेड बात की जा सकती है, इट मे बी समथिंग एल्स ऑफ सच सोर्ट। तो 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जिसका इवेंट हमने लिया ए, एक सेकेंड एक्सपेरिमेंट है जिसका इवेंट हम लेकर चल रहे हैं एंड द इवेंट इज बी। देन फॉर एवरी पेयर ऑफ इवेंट्स ए एंड बी associated with the first and second experiment, the probability of simultaneous occurrence of A and B is the product of PA and PB calculated separately on the basis of 2 experiments. तो 2 एक्सपेरिमेंट है, पहले का इवेंट ए लिया, दूसरे का इवेंट बी लिया और आपसे कहा जाए आप दोनों के साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी बताइए। कैलकुलेट कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। Then the probability of occurrence of A intersection B will be equal to PA into PB. ये probability भी PA और PB के प्रोडक्ट के ही बराबर आएगी, where PA is calculated on the basis of first experiment and PB is calculated on the basis of second experiment. ठीक है, जैसा एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को कंसिडर करते हुए हम PA और PB को कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ टाइप ऑफ इवेंट्स। एक इवेंट हम कंसिडर करेंगे AB और एक इवेंट हम कंसिडर करेंगे A+B।
Let us first discuss what is the difference between AB and A plus B. AB का मतलब है A and B both. A और B दोनों एक साथ होने हैं. अगर A और B दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए then it is AB. और अगर either A और B की प्रोबेबिलिटी चाहिए means either A may happen or B may happen. अगर हम और लेकर चल रहे then it will be denoted by the event plus. तो प्लस और मल्टीप्लाई का जो डिफरेंस है वो एंड और का है. प्लस रेफर्स टू और एंड ये जो एंड होता है इट रेफर्स टू simultaneous occurrence and it comes for multiplication. Now let us take the first question. हम अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं. कोई बेसिक थियरी इसके रिगार्डिंग नहीं है. पढ़ो, समझो और करो. सिर्फ ये तीन कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर. The question is, a man and his wife appear for an interview for 2 posts. 2 पोस्ट हैं. दोनों पोस्ट के लिए 2 लोग अपीयर होते हैं, एक पर्सन और उनकी वाइफ. ठीक है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7. अब पेयर में से हस्बैंड के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 1/7 एंड दैट ऑफ वाइफ सिलेक्शन इज 1/5. वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5. We have to find the probability that both of them will be selected. पहली प्रोबेबिलिटी तो हमें ये चाहिए कि दोनों का सिलेक्शन होगा, मैन का भी सिलेक्शन होगा और वाइफ का भी सिलेक्शन होगा. Then the second part is only one of them is selected. दोनों में से किसी एक का ही सिलेक्शन होगा, या तो मैन का सिलेक्शन होगा या वाइफ का सिलेक्शन होगा. और थर्ड पार्ट है none of them will be selected. किसी का भी सिलेक्शन नहीं होगा. ठीक है. ये 3 पार्ट्स इस क्वेश्चन के दिए हुए हैं. वी हैव टू कैरी आउट द कैलकुलेशन. अब आप देखो जरा, मैन का सिलेक्शन एक इवेंट है और वाइफ का सिलेक्शन दूसरा इवेंट है. अब ये थोड़ी है कि कोई कंडीशन है कि मैन का सिलेक्शन होता है तो वाइफ को भी लेना ही पड़ेगा, या वाइफ को सिलेक्ट किया कंपनी वालों ने तो वाइफ के साथ साथ उसके हस्बैंड को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, या दोनों को ही नहीं लेंगे. ऐसा तो कुछ नहीं होता. दोनों अपने अपने लेवल पर अपनी अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से इंटरव्यू के लिए जाते हैं. दोनों इंटरव्यू दे रहे हैं और उस इंटरव्यू के रिजल्ट के बेसिस पर दोनों भी सिलेक्ट हो सकते हैं, एक भी सिलेक्ट हो सकता है. तो दोनों का सिलेक्शन जो है इंडिपेंडेंट है. आप सबसे पहली बात तो यही समझेंगे, हियर द सिलेक्शन ऑफ मैन एंड सिलेक्शन ऑफ his wife. मैन का सिलेक्शन और उसकी वाइफ का जो सिलेक्शन है, here the selection of man and the selection of his wife are independent events. ठीक है. ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स. Let us assume that A is the event of selection of मैन. हमने अजम्पशन ले लिया. ए का मतलब क्या है? मैन को सिलेक्ट करना या मैन का सिलेक्शन होना. लेट अस अज्यूम दैट ए मींस द इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ मैन एंड बी मींस द इवेंट ऑफ सिलेक्शन ऑफ हिज वाइफ. वाइफ का सिलेक्शन होना इवेंट हमने बी मान लिया. According to question, the probability of husband's selection is 1/7. हस्बैंड के सिलेक्ट होने की यानी मैन के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/7 और वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/5. अगर हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है तो सिलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 - PA के इक्वल आएगी. अगर पर्सन के सिलेक्ट होने की 1/7 है तो उसके सिलेक्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. एंड सिंस इट इज 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इट शुड बी 1 - 1/7, दैट इज 6/7. Similarly, the probability of B is 1/5. So probability of B bar means wife के select नहीं होने की probability. Wife के select होने की probability है 1/5. तो select नहीं होने की probability आएगी 1 - PB यानी 1 - 1/5
और 1 माइनस 1/5 का मतलब क्या हो गया 4/5। ठीक है, ये पीबी आ गया। नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम। क्वेश्चन था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी सिलेक्टेड, दोनों सेलेक्ट होंगे, दोनों सेलेक्ट होंगे यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए बी सेलेक्ट होगा, हस्बैंड भी सेलेक्ट हो और वाइफ का भी सिलेक्शन हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मैंने पहले भी बताया था, आप ए बी लिखो या ए इंटरसेक्शन बी लिखो, दिस इज द सेम थिंग। तो दोनों के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, क्योंकि दोनों का जो सिलेक्शन है वो इंडिपेंडेंट है। The events are independent, so we may say that probability of AB is equal to PA into PB. Now PA is 1/7, PB is 1/5, so the answer should be equal to 1/35. तो ये तो हो गई probability that both of them will be selected. अब इसके बाद जो सेकेंड केस है, सेकेंड केस में हमें किस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए? सेकेंड केस में बोला है ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ओनली वन ऑफ देम, दोनों में से किसी एक के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। अब हमें ये चाहिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ओनली वन ऑफ देम, दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट होगा, दोनों में से एक ही सेलेक्ट होगा, इसका मतलब ए सेलेक्ट होगा तो बी नहीं होगा और ए बी सेलेक्ट होगा तो ए नहीं होगा। एक का सिलेक्शन होगा, इसका ओनली वन इज सिलेक्टेड का मतलब हो गया कि दोनों में से एक को सिलेक्ट किया जा रहा है, तो एक का तो सिलेक्शन होगा, दूसरे का सिलेक्शन नहीं होगा। अब यहाँ दो केस बन जाते हैं। दो केस कैसे बने? मैन का सिलेक्शन होता है तो वाइफ को नहीं लिया जाएगा, और वाइफ का सिलेक्शन होता है तो मैन को नहीं लेंगे। ठीक है, वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड का मतलब दोनों में से एक को लेना है। तो दोनों में से एक को लेने में दो बातें हो गई, मैन का होगा वुमेन का नहीं होगा, या फिर मैन का तो नहीं होगा लेकिन वुमेन का होगा। ऐसे केसेस बनाने हमने यहाँ। अगर हम लेते ए और बी, तो ए और बी और इसमें क्या अंतर है? ए और बी का मतलब है आइदर ए और बी और बोथ आर सिलेक्टेड। ए और बी वहां लिखते जहां एटलीस्ट वन के सिलेक्शन की बात होती कि या तो ए सेलेक्ट होगा या बी होगा या दोनों भी हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती एटलीस्ट वन इज सिलेक्टेड, एटलीस्ट वन होता तो हम ए और बी लिखते, यहाँ वो नहीं दिया, यहाँ दिया ओनली वन विल बी सिलेक्टेड, सिर्फ एक का सिलेक्शन होगा। तो क्योंकि सिर्फ एक की बात हो रही है, इसका मतलब हमें क्लियर कट ये चीज मेंशन करनी है कि एक है और एक नहीं है। इसीलिए दो इवेंट्स बने, ए बी बार और ए बार बी। अब इसके बाद आता है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ए बी बार की प्रोबेबिलिटी, और का मतलब हो गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी। ठीक है, दो केस हो गए, ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी। अब a इंटू बी बार का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। a की प्रोबेबिलिटी बी बार की प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन हो गया। क्यों हो गया मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे। इसी तरह से a बार b का मतलब क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे सारी, जो वैल्यूज हमारे पास हैं। द फर्स्ट वैल्यू PA कितना है? 1/7। PB बार इज 4/5 प्लस PA बार है 6/7। देन PB का मतलब 1/5। सभी वैल्यूज हमने पुटअप कर दी यहाँ पर, जो वैल्यूज हमें दी गई थी। तो हमारे पास आया 1/7 इंटू 4/5 प्लस 6/7 into 1/5. Now it is 4/35 plus 6/35, that is 10/35, जिसे 5 से कैंसिल करें तो आंसर आता है 2/7।
This is the probability that only one of them is selected. Next thing here, none of them will be selected. Probability that none of them is selected. दोनों में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब हो गया ए बार इंटू बी बार। ना हस्बैंड का सिलेक्शन हुआ ना वाइफ का सिलेक्शन हुआ, तो इसे ए बार इंटू पी बी बार लिखेंगे। और पी ए बार इंटू पी बी बार का मतलब क्या हो गया, पी ए बार की वैल्यू थी 6/7 और पी बी बार की वैल्यू थी 4/5। मैंने वैल्यूज रब कर दी हैं, पहले लिखी हुई थी हमारे पास। ए के नहीं होने की 6/7, बी के नहीं होने की 4/5। कैसे आया यहाँ, वही चीज है, पी ए बार इंटू पी बी बार, तो ये हो गया 24/35। ठीक है, तो अब आप एक बार तीनों आंसर्स आपके पास हैं। मैं एक नई चीज आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ बेटा। यहाँ पर देखो, पहले हमने निकाला बोथ विल बी सिलेक्टेड, बोथ के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ली थी, दोनों के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास आई थी 1/35। फिर हमने निकाला ओनली वन इज सिलेक्टेड, दोनों में से किसी एक का होता है, तो वो आंसर आया 2/7 या 10/35। ठीक है, 10/35 बना। अब तीसरी प्रोबेबिलिटी हमने ली नन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, आंसर आया 24/35। आप देखो जरा, तीनों का टोटल 1 बन रहा है। Is the total of all three probabilities equal to 1? 1/35 plus 10/35 plus 24/35 मिलकर 35/35 आ गया, और 35/35 क्या होता है, 1। इसका मतलब ये जो तीन इवेंट्स है ना, दे आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स हियर। एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब है कि इन तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी तो रहेगी ही रहेगी, या तो दोनों सेलेक्ट होंगे और only one of them will be selected और none of them will be selected। ठीक है, तो तीन ही केस बनते हैं, और ये तीनों केसेस जो हैं ये हमने यहाँ लिस्ट अप कर लिए। एनी डाउट्स, टाइप करके बता सकते हो आप लोग। इफ देयर इज नो डाउट देन आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर एटलीस्ट 1 पूछा होता तो क्या करते? If we had been asked to calculate probability of selection of at least 1, अब at least 1 का मतलब होता है कम से कम एक का सिलेक्शन। तो दो बातें हो जाती हैं यहाँ पर, या तो हम ले लेते हैं 1 माइनस नन, सबसे अच्छा तो यही है 1 माइनस नन, तो 1 माइनस 24/35 आंसर आता 11/35। और आप देखो जरा, इन दोनों का टोटल भी 11/35 ही है, क्योंकि दोनों का सिलेक्शन और केवल एक का सिलेक्शन, ही यही मतलब निकलता है कि एटलीस्ट 1 इज सिलेक्टेड। लेकिन आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको जब भी एटलीस्ट 1 पूछा जाए, ट्राई टू कैलकुलेट इट बाय फाइंडिंग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, उससे पेपर में कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप अपने आप करेंगे। आई एम कमिंग डायरेक्टली टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज, ध्यान से समझिएगा इसे, राहुल स्पीक्स ट्रुथ 5 times out of 6। राहुल 6 बार में से 5 बार सच बोलता है। एंड नेहा स्पीक्स ट्रुथ 9 times out of 10। नेहा 10 बार में से 9 बार सच बोलती है। यहाँ पर ट्रुथ बोलने की प्रोबेबिलिटी दे दी कि राहुल के केस में 6 बार में से 5 बार ट्रुथ आता है, और नेहा के केस में 10 बातों में से 9 बातें सही निकलती हैं। नेहा स्पीक्स ट्रुथ 9 times out of 10। What is the probability that they contradict each other in stating the same fact? एक ही फैक्ट को स्टेट करना है, एक ही बात को बताना है, एक ही बात को बताने में वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। The question is, what is the probability that they will contradict each other? This exercise is very very interesting बेटा, ध्यान से करोगे तो समझ भी आएगा और बहुत मजा भी आएगा इसको करने में। अब यहाँ पर जो हमें इवेंट्स अज्यूम करके चलने हैं, क्या इवेंट्स ले सकते हैं हम?
लेट अस फर्स्ट कम टू दैट थिंग। जहां दो लोगों के बारे में बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि वो कितनी बार सच बोलते हैं, ठीक है, कितनी बार दोनों सच बोलते हैं, उस बात की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दी गई है। तो दो लोग हैं, लेट अस अज्यूम दैट ए इज द इवेंट दैट राहुल स्पीक्स ट्रुथ। हम मान लेते हैं कि ए ये इवेंट है कि राहुल ने सच बोला, एंड बी इज द इवेंट दैट नेहा स्पीक्स ट्रुथ। बी इवेंट है कि नेहा ने सच बोला। दो इवेंट्स हैं, इवेंट ए है राहुल है स्पोकन द ट्रुथ, इवेंट बी है नेहा है स्पोकन द ट्रुथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राहुल स्पीक्स ट्रुथ 5 टाइम्स आउट ऑफ 6। राहुल की 6 में से 5 बातें सच होती हैं। क्योंकि राहुल की 6 में से 5 बातें सच होती हैं, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 5/6। राहुल 6 में से 5 बातें सही बताता है, तो राहुल के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/6। नाउ व्हाट अबाउट नेहा? नेहा स्पीक्स ट्रुथ 9 टाइम्स आउट ऑफ 10। 10 में से 9 बातें उसकी सही होती हैं। नेहा की 10 में से 9 बात सही होती है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई 9/10। राहुल के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 5/6, क्योंकि 6 में से 5 बातें ठीक होती हैं। नेहा के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 9/10, क्योंकि 10 में से 9 बातें नेहा की ठीक होती हैं। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार कितना हो गया? ए बार का मतलब है राहुल ने सच नहीं बोला, इसका मतलब राहुल ने झूठ बोला। तो प्रोबेबिलिटी ए बार हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 माइनस 5/6, दैट इज 1/6। ठीक है, राहुल की तो ये आ गई प्रोबेबिलिटी। अब आती है बात दूसरी। दूसरी बात कौन सी है? The second thing that has been given to us कि नेहा ने सच बोला, ये है 9/10। तो नेहा ने सच नहीं बोला, यानी नेहा ने झूठ बोला, इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 माइनस 9/10, यानी कि 1/10। Now the question is the probability that they contradict each other। क्वेश्चन तो ये था, एक ही बात को रखने में दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधी बातें बोलना, विरोधाभास जिसको कहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है अपोजिट बातें बोलना। अब यहाँ पर जो हमें बोला, हमें तो प्रोबेबिलिटी इस बात की निकालनी है ना कि दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, और एक ही फैक्ट को स्टेट करना है। एक फैक्ट को रखा जा रहा है, तो एक फैक्ट के मामले में तो दोनों का एक जैसा स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो दोनों की स्टेटमेंट एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं इसका मतलब एक बंदे ने एक बात बोली तो दूसरे ने दूसरी बात बोली। अब किसी भी एक फैक्ट के दो मीनिंग तो हो नहीं सकते। हर फैक्ट के मीनिंग तो एक ही रहेगा ना, सच बोलने का मीनिंग तो एक ही रहेगा। अगर आप सच बात बोल रहे हो तो सच तो एक ही होता है, सिंगल होता है। झूठ के 100 रूप हो सकते हैं, सच का रूप तो एक ही होता है। तो यहाँ कह रहा है कि कॉन्ट्राडिक्शन है, तो सच बोलने में तो कॉन्ट्राडिक्शन हो ही नहीं सकती। अगर दोनों सच बोल रहे हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगी ही नहीं, फिर तो दोनों की बात एक जैसी होगी। पर हमें प्रोबेबिलिटी इस बात की नहीं चाहिए कि दोनों की बातें एक जैसी है, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे एक दूसरे को। एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब हुआ कि एक सच बोलता है और एक झूठ बोलता है। इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम इज स्पीकिंग ट्रूथ। ठीक है, ये मतलब निकल गया इस बात का, क्योंकि दोनों की बातें कॉन्ट्राडिक्टरी आ रही हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात आने का मतलब है दोनों में से कोई एक सच बोल रहा है और दूसरा झूठ बोल रहा है। अब यहाँ पर फिर वही दो केसेस बन जाते हैं, ए बी बार। राहुल ने सच बोला, नेहा ने झूठ बोला, या राहुल ने झूठ बोला, नेहा ने सच बोला। ए सच बोल रहा है, बी झूठ बोल रहा है, या ए का झूठ है और बी का सच है। तो ए बी बार और ए बार बी। आप इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट लिखो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ाते जाओगे तो कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले की प्रोबेबिलिटी
ए बी बार का मतलब पी ए इंटू पी बी बार, और का मतलब प्लस, जहां जहां और आएगा वहां वहां प्लस लगाएंगे। ए बार बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों की वैल्यूज रख दीजिए, ए यानी 5/6, बी बार यानी 1/10। ए बार मतलब 1/6, बी यानी 9/10। तो द आंसर इज 5/60 प्लस 9/60, और 5/60 और 9/60 का मतलब हो गया, द सॉल्यूशन इज 14/60, और 14/60 का मतलब 7/30। So your answer is 7/30. This is the probability that they contradict each other. This is question number 3 of exercise 15.4. ठीक है? Now let us come to the question number 4. वो भी कुछ ऐसा ही है, but instead of taking question number 4, I am going to discuss this thing with the help of question number 3. तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने आप सॉल्व करेंगे, पर एक बार स्टेटमेंट सुन लीजिए ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? फोर्थ क्वेश्चन सेज P speaks truth in 70% cases. P 70% मामलों में सच बोलता है, एंड Q in 80% cases, और Q 80% मामलों में सच बोलता है। In what percent of cases are they likely to agree in stating the same fact? तो एक ही फैक्ट को रखने में दोनों एग्री करेंगे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है? वी नीड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी। यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बोला, यहाँ बोला दे एग्री विद ईच अदर। वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे एग्री विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ एग्री करेंगे किसी भी फैक्ट को रखने में। किसी भी फैक्ट को रखने में एक दूसरे के साथ एग्री होने का मतलब है कि दोनों एक जैसी बात बोल रहे। अब वो एक जैसी बात हो सकता है दोनों की सच हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों ही झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो या तो दोनों की ही बात सच होगी या दोनों की ही बात झूठ होगी। तो यहाँ पर हम केस लेकर चलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और ए बार बी बार। ठीक है, दे एग्री विद ईच अदर मीन्स आइदर बोथ आर स्पीकिंग द ट्रुथ और दे बोथ आर टेलिंग अ लाई। या तो दोनों ही सही बोल रहे हैं क्योंकि दोनों एग्री कर रहे हैं। एग्री कर रहे हैं इसका मतलब या तो दोनों सच बोल रहे हैं या दोनों झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आइदर दे आर टेलिंग द ट्रुथ और दे आर टेलिंग अ लाई। तो दोनों एक दूसरे से एग्री करेंगे, इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार, which can be calculated by taking probability of A into probability of B, और का मतलब प्लस probability of A बार into probability of B बार। इस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसी पैटर्न पर आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये अपने आप सॉल्व करना है। एग्री करने का मतलब या तो एग्री यहाँ दोनों बातों में मानेंगे हम, या तो दोनों बिल्कुल सच बोल रहे हैं या दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, इसीलिए वो एग्री कर रहे हैं। एग्री का मतलब यहाँ ये नहीं है कि दोनों ने झूठ भी एक जैसा बोला होगा। एग्री करने का मतलब या तो दोनों सच्चे हैं या दोनों ही झूठे हैं। और कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब क्या हुआ? एक आदमी सच बोल रहा है और दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में इस टाइप के क्वेश्चंस की सभी चीजें आ जाती हैं। Now we come to the question number 5. The probability of hitting a target by 3 marksmen are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively. तीन लोग एक टारगेट को हिट करने की कोशिश करते हैं, तीनों के हिट करने की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आपको दे दी। Find the probability that one and only one of them will hit the target when they fire simultaneously. तीनों अगर एक साथ फायर करते हैं तो उन तीनों में से कोई एक ही टारगेट को हिट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। We need to find the probability that only one of them will hit the target. अब यहाँ तीन लोगों की बात हो रही है, तो हम तीन ले लेते हैं। A is the event that first man hits the target.
ए इवेंट है कि पहला पर्सन टारगेट को हिट करेगा, बी इज द इवेंट दैट सेकेंड मैन हिट्स द टारगेट, सी इज द इवेंट दैट थर्ड, तीसरा आदमी, थर्ड मैन हिट्स द टारगेट। एक टारगेट पर 3 लोग एक साथ फायर करते हैं, उनके उस टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटीज गिवन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट बाय देम आर 1/2, 1/3 एंड 1/4 रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला पर्सन टारगेट को हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा टारगेट को हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, और तीसरा पर्सन टारगेट को हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। तो पहले वाला टारगेट को हिट नहीं करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 - हाफ, हाफ ही आ जाएगी, दोनों का सम 1 बनता है। अगर पी ए हाफ है तो पी ए बार भी हाफ है। फिर है कि बी टारगेट को हिट नहीं करेगा, दूसरा पर्सन टारगेट को हिट नहीं करेगा, हिट करने की 1/3, तो नहीं करने की 1 - 1/3 यानी 2/3। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड पर्सन विल हिट द टारगेट इज 1/4। तीसरा टारगेट को हिट करेगा, इसकी 1/4 है, तो टारगेट को हिट नहीं करने की हो गई 3/4। 1 - 1/4 दैट इज 3/4। Now the question is, what is the probability that only one of them hits the target? क्वेश्चन तो ये था कि दोनों में से सिर्फ एक पर्सन टारगेट को हिट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। एक करेगा, मान लो ए ने किया तो बी ने भी नहीं किया, सी ने भी नहीं किया, या फिर बी ने हिट किया तो ए और सी ने नहीं किया, या फिर सी ने हिट किया तो ए और बी ने नहीं किया। ये 3 केसेस बन जाते हैं। ए हिट करेगा, बी नहीं करेगा, सी नहीं करेगा, या तो ए हिट करेगा तो बाकी 2 नहीं करेंगे, बी करेगा हिट तो ए और सी नहीं करेंगे, अगर सी हिट करेगा तो ए और बी नहीं करेंगे। ये केसेस आपने बनाने हैं। इन केसेस के बाद आगे क्या है, ए बी बार सी बार यानी पी ए इंटू पी बी बार इंटू पी सी बार प्लस ए बार बी सी बार यानी ए बार पी बी पी सी बार, और का मतलब प्लस तो पी ए बार पी बी बार पी सी। ठीक है, तीनों इंडिविजुअल, आप इंडिपेंडेंट इवेंट से कनेक्टेड हो। सिंस द इवेंट्स हैव बीन गिवन टू बी इंडिपेंडेंट, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम इनको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, पी ए यानी 1/2, पी बी बार ध्यान से रखना, वैल्यू रखते हुए गलती नहीं होनी चाहिए, 2/3, 3/4, पी ए बार यानी हाफ, पी बी 1/3, पी सी बार 3/4, पी ए बार 1/2, पी बी बार 2/3, पी सी 1/4। सारी वैल्यूज रख दी। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। कैंसलेशन करो ही मत, कैंसिल करोगे नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर आएगा 6/24, देन 3/24, देन 2/24, और ये आ गया आंसर 11/24। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, द आंसर कम्स आउट टू बी 11/24। और इसके साथ आज की जो क्लास है वो यहीं कवर होती है। लेट मी